और अब इस बीच सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ तस्वीरें एमपी से भी, जहां अगर पंचायत आत्मनिर्भर होगी तो जाहिर है मध्य प्रदेश की जो रीढ़ है, और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। किस तरह के प्रभावी कदम उठाए जाएं और किस तरह से पंचायत को मजबूत किया जाए, तो इसी को लेकर यह कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है राजधानी भोपाल में। और मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश संगोष्ठी अपने आप में एक अनूठी संगोष्ठी है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जो हमारा भारत है वो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। हम आज़ादी के अमृत काल में हैं और इस अमृत काल में जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पंचायतों को सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे परम पूज्य बापू जी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसी होती है, तो हमारे ग्रामों को समृद्धशाली बनाना, सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मंच पर स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का, माननीय किसान एक कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी का, माननीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री लखन पटेल जी का, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी का, साथ ही साथ हमारे साथ श्री फरहान वानिया प्रोग्राम डायरेक्टर GIZ, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे अपर मुख्य सचिव श्री मलेश श्रीवास्तव जी, साथ ही में श्री गोराल जी क्लस्टर समन्वयक GIZ भारत से, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, मैं कार्यक्रम में सबसे पहले आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आपके करतल ध्वनि के बीच उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ एक बेहद खूबसूरत सी गोंड पेंटिंग भी माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी भेंट करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। ये भित्ति चित्रकला है, मध्य प्रदेश की अनूठी चित्रकला जो कि पूरे विश्व में जानी जाती है। प्रकृति के जीव जंतु को बेहद खूबसूरती से इस चित्र में बनाया गया है, जिसको भेंट कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को। यशवंत टेकाम जी द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पटेल जी। और अब मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सुनहरा अवसर है जब हम इस संगोष्ठी के साक्षी बनने जा रहे हैं, ऐसी संगोष्ठी जहां पर ग्रामीण विकास पर चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव जी, साथ ही में श्री मलेश श्रीवास्तव जी स्वागत करेंगे। एक गोंड पेंटिंग पुनः प्रस्तुत की जा रही है, बेहद खूबसूरत सी चित्रकला। मैं निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव जी श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर साथ ही में गोंड पेंटिंग भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही पुनः आग्रह है श्री Welcome our Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, and Mr. Farhad Vania ji, welcoming him. I would like to request Farhad Vania ji to welcome all the dignitaries on the stage. Mr. Prahlad Patel ji, Farhad ji welcoming Mr. Prahlad Patel ji. Mr. Lakhan Patel ji, heartily welcome you all. Shrimati Radha Singh ji, Shri Endal Singh Kansana ji, Mr. Malesh Srivastav ji, ACS,
Mr. Goral ji. Thank you so much. स्वागत के पश्चात मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं श्रम विभाग श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मलय श्रीवास्तव जी, इस अवसर पर मौजूद समस्त जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभी माननीय सरपंचगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, समस्त सीईओ। ये आत्मनिर्भर पंचायत मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, इसका अपने आप में ये जो हेडिंग है, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। जैसे हम आत्मनिर्भर पंचायत बोलते हैं लघु भाषा में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए भारत की कल्पना करना, तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गांव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है वो सारी चीज़ें उसको गांव में सरलता से मिलती। बदलते दौर में शहरीकरण में गांव पे इफेक्ट शहर का आ रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी हमारे गांव ही वो स्थान है जिनके कारण से ये 1000 साल की गुलामी का लंबा काल निकल गया। कई आए कई गए, यूनान मिस्र रोम मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो भी आए गए जैसा भी हुआ, लेकिन इनके आने जाने से हमारे गांव की हकीकत नहीं बदली, गांव का अपना परिवेश नहीं बदला, गांव का जो अपना स्वावलंबन, गांव के अंदर की सारी व्यवस्था, गांव की परेशानी को गांव के अंदर समाधानकारी तरीके से खोजना। हमारे गांव के अंदर के लिए, जैसे यूरोप के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, कई बार समझ नहीं पाते कि एक थाना है और थाने के अंदर 100 गांव है, थाने में पुलिस वाले 25, और कंट्रोल कैसे करते? अब ये उनको विसंगति लगती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो समझने वाले समझते हैं, हमारे भारतीय से पूछो तो तुरंत बता देता है कि भाई 25 पुलिस वाले इसलिए पर्याप्त कि गांव वालों के लिए पुलिस नहीं चाहिए, गुंडों के लिए पुलिस चाहिए। गुंडे तो पर्याप्त, गुंडों के लिए पुलिस निपट लेती है, गांव वालों को पुलिस की जरूरत थोड़ी है। गांव तो अपना अनुशासन, अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करते हैं। संभ्रांत परिवार में तो पुलिस का आना ही अपने आप में बहुत गलत बात मानते हैं। किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए, भले किसी को बुलाने आए, तो उसको बड़ी इंसल्ट लगती कि पुलिस कैसे आ गई मेरे घर, क्योंकि वो स्व अनुशासित अपनी जिंदगी जीते हैं, उसका आनंद अलग प्रकार से। और ये आज के इस दौर में उसका महत्व और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आनंद आ रहा है कि हमारे पंचायत मंत्री, जोरदार ताली प्रहलाद पटेल जी के लिए भी, उसी गांव की अवधारणा को बढ़ा रहे हैं। ये 3 दिन की कॉन्क्लेव करने के पीछे जो भाव है, इसी भाव को लेकर तो है ही कि हम अगर अपनी सरकार में आए तो सरकार में आकर के हमारे हाथों से, हमारे ताकत से, व्यवस्थाओं से हम अगर गांव को स्वावलंबी बनाते हैं। और इसीलिए एक के बाद एक आप देखिए, कुछ क्रम से हमने काम भी चालू किए, सरकार के साथ जोड़ने के काम भी चालू किए। अब ये उदाहरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजवाइए कि बुंदेलखंड, जोरदार ताली बजाइए, केन बेतवा नदी। अब गांव अच्छा करना तो गांव में जो होने वाली कृषि है, खेती है, उसको पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों तो चाहिए। जब आप हर घर नल दे दोगे, हर घर जल दे दोगे, तो घर में जल हो गया, खेत में जल हो गया, 90% तो काम निपट ही गया। बचा क्या है? आज ये पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की जल परियोजनाओं से तो बदला है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का 2 हिस्सों में, एक हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है, जिसमें वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड में कभी भी कई लोग आए, मुगल आए, सुल्तान आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी के आगे अपनी कमर नहीं झुकी, किसी के पैर नहीं पकड़े, सबसे डट के मुकाबला किया। लेकिन वो वीरता का, धीरता का, गंभीरता का बुंदेलखंड केवल प्रकृति के भरोसे था। अब जल से उसकी स्थिति बदलेगी, यह सौभाग्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी देने वाले, 1 लाख करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, 45,000 करोड़ हमारे लिए। ये कितनी बड़ी बात है। केन बेतवा नदी जुड़ने से पूरा बेल्ट पानी के आधार पर, क्या हमारा सागर, क्या हमारा छतरपुर, पूरा बेल्ट, जिसके कारण से अलग प्रकार की दुनिया में जाएगी। ऐसे ही हमारा दूसरा
श्योपुर में गया था, वहां गिर का अभयारण्य, पहली बार देखा कि गिर गाय ऐसी बिल्कुल यूं घूम रही है। और जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर आगे जाओ राजगढ़, राजगढ़ से आगर, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, पूरे बेल्ट में काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का। और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ ये पानी मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा काम किया, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। हम तो आगे बढ़े, लेकिन 1,75,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि दी, आप सब भी गांव में एक बात ध्यान देना, हाथ जोड़ के निवेदन करना कि कोई अपनी जमीन मत बेचना, मौका पड़े तो अपने लिए कोई कर्जा ले लेना चलेगा, लेकिन बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जमीनों का जो माहौल बदलेगा, खेती की जो आमदनी बढ़ेगी, जिस प्रकार से समय बदल रहा है, अब हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। निश्चित रूप से बदलाव आने वाला पूरे क्षेत्र। और केवल खेती नहीं, अभी हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री जी, हमने निर्णय किया कि हमारे दूसरी आमदनी किसान का है, एक खेती, दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में देखो कितनी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, पहला जी हमने निर्णय किया कैबिनेट में कि ये पंचायतों के अंदर तो थोड़ी पंचायत छोटी हो जाती है, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये जो खिड़क बनाती है, कांजी हाउस बनाती है, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। अभी कांजी हाउस का क्या अर्थ है? सरल भाषा में उसका अर्थ है कि जो गाय आवारा घूमती है उसको जेल कर दो, ऐसे ही है ना। कांजी हाउस का क्या अर्थ है भैया? यही है ना। आदमी आवारागर्दी करे तो उसको जेल भेज दो, इसलिए जेल हमारी जेल कहलाएगी। उसको जेल नहीं बोलते, कांजी हाउस बोल दिया, खिड़क बोल दिया, यही बोला ना। अरे जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसको हम जेल देंगे क्या? डूब मरना चाहिए हम अगर इसी बात करें तो। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा निर्णय है। आनंद है कि नहीं इस बात का कि गाय माता की चिंता अपन करें? और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है उन्हें जो 20 रुपया प्रति गाय देता है, तो हमको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में ही गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले के खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे, ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दें। हमारी गाय केवल गौशाला में नहीं जाना चाहिए, ये समग्र रूप से बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। एक योजना बनाने के लिए मैं कल ही गया था बुल फार्म पे, हमने कहा भाई ये अच्छी बात है, आपका वो सीमन से गायों की और खासकर देसी गायों की, गिर गाय, साहिवाल, थारपारकर, हमारे यहाँ देसी गायों की लंबी श्रृंखला है। तो हमने कहा ये अभी आप क्या करते हो कि एक गाय देके, 2 गाय देके, 10 गाय दे करके गाय का दूध खरीदने बेचने के आधार पर कल्पना करते हो कि उसकी किसान की जिंदगी बदल जाएगी। तो ये आधी बात है। गाय और हमारे में एक समानता है, हमारी भी जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता गौ माता में हमसे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए आज सड़कों पे गाय बरसात में बैठती है, जो न समझते वो कहते हैं गाय क्या है, मरने के लिए बैठ रही है, जबकि वो समझ नहीं पा रहे कि गाय को वहां मक्खियां खा रही, मच्छर खा रहा है, खेत के अंदर जमीन पे गीला है, वो बैठेगी नहीं तो सूखे में बैठती है। और जब गाड़ी निकलती है तो उसको लगता पंखा चल रहा है, तो उसको तो और आनंद आता है। वो तो अपनी जो आत्मा से समझती इसीलिए बैठती ना। अब आपको समझ नहीं तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रैफिक नियम लगाते हो। अब ट्रैफिक नियम हमारे लिए, उनके लिए थोड़ी है, उनका तो वो जीवन अपना आनंद में है। इसलिए हमने कहा कि गौशाला के अंदर गाय अपने ढंग से जो अपाहिज है, लावारिस है, उसमें जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन जो स्वस्थ गाय जिससे जीवन की उनकी दृष्टि बदलेगी, वो दूध हम खरीदेंगे। और ऐसे इलाके में जहां गाय को पालने के लिए ये जो आत्मीयता बनती, गाय आज लाए और कल से दूध देने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं, उसको समय लगता है। तो हमने कहा एक काम करिए, सीमेंस दाका हम गांव वालों को दे देंगे, छोटी 2 महीने 4 महीने की दो, वो 2 साल की हो जाएगी तो सरकार खरीद लेगी। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दूध हुआ ही नहीं। लेकिन अगर 10 गाय 20 गाय के बजाय 10-20 बछिया वो गांव वाला तैयार करेगा, तो ये तो हम गांव के लोग कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो जो गांव से आए।
शहर वालों को थोड़ा कम समझ में आएगी, ये जल्दी समझ में आ जाएगी कि गाय की बच्ची अगर अपन ने लेके घर में बछिया रख ली और बछिया को तैयार किया और ये कहा कि सरकार खरीदेगी, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 50% तो वो घर वाले ही नहीं देंगे कि हम गाय बन जाएगी, हम ही रख लेंगे इसको, अब 50% ही देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही है कि नहीं है? तो ये बछिया खरीदने की गारंटी हम देंगे। 20,000, 50,000, 60,000 जैसी बछिया रहेगी सरकार खरीद करके और दूसरों को दे देगी। तो ये जो हमारा ये क्रम है, कुल मिलाकर के गांवों के अंदर ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रयोग सरकार कर रही है। जैसे अपने ये जो रीवा के अंचल वाले या पहाड़ी हमारे क्षेत्र वाले ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो हमारे केरल क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? हमारा नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ कम थोड़ी है। आयुर्वेद के सेंटर बना करके यहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर ये जो बदलते दौर में गाँव के अंदर की जो नेचुरल खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से, ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता, मैं ये लिखा हुआ भाषण तो पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन दिल का भाषण दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। सच्चे अर्थों में पंचायत ये सब काम करेगी। तो पंचायत के लिए आज का सत्र दिन भर के अलग अलग प्रकार से देखें, जो आपकी आर्थिक संपन्नता के लिए भी बढ़ा रहा है, विकास के सभी प्रकार के दरवाजे खोल रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि हमने इंडस्ट्रियों पर ध्यान दिया है, आने वाले समय में माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि केवल हेवी इंडस्ट्री और एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा। हमको लघु कुटीर तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम करके प्रोडक्ट बनाती उसका भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, ताकि इनको कीमत तो वहां मिलेगी। ये बना देती है, तैयार कर देती, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिले। और जब खरीदने वाला नहीं मिले तो बनाएगी काहे के लिए? ये जो गैप हो रहा है, तो इसलिए जहां जहां आय बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। अब अपने इस सब में सार में क्या देखोगे आप, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां, किसान, महिला, युवा और गरीब, ये चारों में ही तो आ जाती, इसके बाहर कुछ है क्या? विकास की कल्पना करेंगे तो इसमें चारों में सारी 4 चीजें आती। तो इनको चारों को जोड़ के चलने के लिए निश्चित रूप से हमारी पंचायती समृद्ध होगी, तो हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध होगा। मेरी बात समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए, आपके विचारों के लिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस इनॉग्रेशन सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर फरहद वानिया, प्रोग्राम डायरेक्टर, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स। इस सूत्र वाक्य को लेकर के 3 दिवसीय कार्यशाला मध्य प्रदेश स्तर की यशस्वी ग्रामीण पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में ये हो रही है, जिसके कारण से हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच स्तर के सभी गणमान्य महानुभावों को बुला करके उनके विभाग के माध्यम से पंचायत के अंदर विकास के होने वाले अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग सत्र आयोजित करते हुए सरकार के साथ, सरकार की मूल भावना है कि प्रत्येक पंचायत यशस्वी प्रधानमंत्री की सपनों के अनुसार समृद्ध बने, और न केवल समृद्ध बने बल्कि आदर्श रूप भी ग्रहण करे। मेरी अपनी ओर से मैंने इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना भी दी है, और हमने जो अलग अलग प्रकार से गाँव की हालत बदलने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। खास करके कृषि को बढ़ावा देने के लिए जल योजनाओं के, सिंचाई योजनाओं का बढ़ावा देना चाहिए, पशुपालन को बढ़ावा देना है, गाँव के अंदर के विकास का एक अच्छा प्लान बने, उस प्लान के आधार पर काम करे, जो जनता के बीच इस प्रकार के अनावश्यक खर्चे के जो कार्यक्रम बनते हैं जिनको हतोत्साहित करते हुए विकास परक कामों में उनकी ध्यान जाए। मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।